नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके नए पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करेंगे तो नतीजे आप देखेंगे जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से वो बड़े मुद्दे होने वाले हैं जिनसे आपको अवगत कराया जाएगा। तो बड़ी खबरें आज की कौन सी हैं? पहली खबर, यूएन में भारतीय बेटी का डंका। जी हां, क्या उपलब्धि है भारतीय बेटी की, इस नौजवान की, उनकी बात करेंगे। सेना का शौर्य जिस तरीके से बढ़ाया है इस बेटी ने, उसके बारे में आपको बताएंगे, आपको अवगत कराया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले फ्लोर ग्राफिक्स में आपको बताएंगे सच्चे नारीवाद की प्रतीक किसकी बात कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। पूरे शो में आपको एक पैकेज के माध्यम से, एक रिपोर्ट के माध्यम से समझाया जाएगा आज क्या है खास इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं। अगली जो मुद्दा रहेगा वो ये होगा कि अब हिसाब होने वाला है। कब तक भागा जाएगा? हिसाब होने वाला है, वो आपको बताएंगे किसके साथ हिसाब होगा, कैसे होगा, विस्तार से हमारे पैकेज के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से आपको जानना है। फिर आते हैं आम आदमी पार्टी की वीडियो पॉलिटिक्स की तरफ से। देखिए, आम आदमी पार्टी कई फ्रंट्स पे घिरी हुई नजर आ रही है और यहां पर आम आदमी पार्टी की वीडियो पॉलिटिक्स के बारे में भी आपको अवगत कराया जाएगा, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। और आगे बढ़ेंगे, दिल्ली की ही खबर है। दिल्ली छाई हुई है और काफी खबरें वहां से हैं, और तपती धूप और उसके बाद दिल्ली में पानी की जो कमी है वो लोगों को परेशान कर रही है। और केवल दिल्ली की ये तस्वीर नहीं है, देश के कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में, लेकिन दिल्ली में इस पर भी बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है और आपको इसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। ये तो थे मुद्दे जिसके बारे में हमने आपको बताया कि आज कौन कौन से मुद्दे रहेंगे। खबरों की शुरुआत जनमत में। आज खबर की शुरुआत, जी हां, पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर जी से करते हैं, जिनकी आज 300वीं जयंती है। ऐसे शुभ अवसर पर आज हम सब के लिए देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानना बेहद अनिवार्य है। खासकर उन युवा लड़कियों को अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में जानना जरूर चाहिए, जो आज के समय में नारीवाद के नाम पर फिल्मी अभिनेत्रियों और विदेशी फिल्मी नायिकाओं को अपना आदर्श मानती हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का इतिहास ऐसी असंख्य महिला नायिकाओं की गाथाओं से भरा हुआ है, जिनसे आज भारत की हर एक युवा लड़की प्रेरणा ले सकती है। तो आखिर कौन थी देवी अहिल्याबाई होलकर और आखिर क्या है उनका भारतीय संस्कृति में योगदान? आइए आपको हमारे इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर आज से 300 वर्ष पूर्व भारत की भूमि पर जन्मी एक ऐसी मराठा महिला, जिन्होंने अपने फैसलों, कार्यों और विचारों से न सिर्फ मराठा साम्राज्य का नाम ऊंचा किया, बल्कि उनके धार्मिक और राजनीतिक कार्य आज भी समस्त हिंदुस्तान और प्रत्येक हिंदू का पथ प्रदर्शित करते हैं। वर्ष 1725 में महाराष्ट्र में जन्मी देवी अहिल्याबाई मराठा सरदार मल्हारराव होलकर की बहू और मालवा साम्राज्य की महारानी थी, जिन्होंने अपने पति, पिता समान ससुर और अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली, जिन्होंने अकेले अपने दम पर न सिर्फ मालवा को समृद्ध किया, बल्कि अपनी राजनीतिक सूझबूझ से अपने राज्य को सुरक्षित रखने के साथ साथ हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का भी नवनिर्माण करवाया। उन्होंने अपने 30 वर्षों के शासन के दौरान अपने राज्य का अपने बेटे के समान पालन किया। अपनी शिव भक्ति के लिए जानी जाने वाली अहिल्याबाई होलकर ने उन सभी ज्योतिर्लिंगों का भी जीर्णोद्धार करवाया, जिन्हें मुगल आक्रांता औरंगजेब ने गंभीर क्षति पहुंचाई थी और मुगल आक्रांता औरंगजेब ने उन्हें नष्ट कर दिया था। देवी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ समेत अनेक मंदिरों का भी पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में तीर्थयात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाया। अयोध्या और नासिक में भगवान राम के मंदिर का निर्माण करवाया। उज्जैन में चिंतामणि गणपति मंदिर का निर्माण करवाया। और यही नहीं, उन्होंने सोमनाथ के उस मंदिर का भी पुनर्निर्माण करवाया, जिसे वर्ष 1024 में गजनी के महमूद ने नष्ट कर दिया था। देवी अहिल्याबाई होलकर जगन्नाथपुरी मंदिर को दिए अपने दान के लिए भी जानी जाती है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के श्री शैलम और महाराष्ट्र में परली वैजनाथ की ज्योतिर्लिंगों का भी कायाकल्प करवाया था। उन्होंने हंडिया, पैठण और कई अन्य तीर्थ स्थलों पर सराय का निर्माण किया। मुगलों के आतंक से छिन्न भिन्न हुई भारतीय संस्कृति और हिंदू सभ्यता को देवी अहिल्याबाई होलकर ने एक नई ऊर्जा प्रदान की।
जिन्होंने मंदिरों का नवनिर्माण कर न सिर्फ धर्म की रक्षा की, बल्कि अपने निर्णयों से अपने कुशल राजनीतिक व्यक्तित्व का भी परिचय दिया, जिन्होंने दुनिया को ये बताया कि एक स्त्री भी कुशल शासन कर सकती है, जिनकी आज 300वीं जयंती पर सुदर्शन न्यूज श्रद्धेय नमन करता है, नमन करता है, नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाके। जी हां, हर खबर पर इस शो में हम आपसे सवाल पूछते हैं और आपकी राय हम आपको दिखाते हैं। ऐसा शो है जहां पर आप भी भाग लेते हैं। तो महारानी अहिल्याबाई होलकर थी सच्चे नारीवाद की प्रतीक। तो 97% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और बहुमत, प्रचंड बहुमत ये सत्य मानता है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर जी सच्चे नारीवाद का प्रतीक थी। आगे बढ़ते हैं। ये तो देवी अहिल्याबाई जी की बात हमने आपको बताई, नारीवाद के बारे में बताया और एक अच्छा चित्रण उनका हमने आपको बताया। आगे बढ़ेंगे। जनमत में हमारी ये अगली खबर भी आज की युवा लड़कियों को प्रेरित कर सकती है, जिसमें अब हम बात करने जा रहे हैं मेजर राधिका सेन की, जिनको यूएन सैन्य अवार्ड मिला है। आपको बता दें 30 मई को जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स डे 2024 का आयोजन किया गया था। इसमें यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय महिला पीस कीपर मेजर राधिका सेन को सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया, जहां मेजर राधिका सेन को यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें मेजर राधिका सेन भारतीय त्वरित तैनाती बटालियन की कमांडर के तौर पर मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक ईस्ट कांगो में तैनात थीं। मेजर राधिका मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। 30 वर्षीय राधिका ने बायोटेक इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है। मेजर राधिका सेन ने 2016 में इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। वे मेजर सुमन गवानी के बाद यह अवार्ड पाने वाली दूसरी भारतीय महिला पीसकीपर हैं। मेजर सुमन गवानी साउथ सुदान में तैनात थी और उन्हें 2019 में यह अवार्ड दिया गया था। तो देखिए, मेजर राधिका सेन की तरह सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और देश की बेटियों को उनसे सीखना है और यह अवार्ड उनको सम्मानित किया गया है। इसी पर हमने आपसे, ये देखिए तस्वीर यूएन की, हमने आपसे पोल के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर आपने दिया। जो राधिका सेन होनी चाहिए युवा लड़कियों की रोल मॉडल, तो 98% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 2% लोगों ने ना। बहुमत, ये भी प्रचंड बहुमत मानता है कि राधिका होनी चाहिए युवा लड़कियों की रोल मॉडल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जनमत में अब बात आप विधायक अमानतुल्लाह खां की करते हैं। आपको बता दें इन दिनों नोएडा पुलिस आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके बेटे यानी पुत्र पर कार्रवाई को लेकर विशेष योजना बना रही है, जहां आप विधायक अमानतुल्लाह खां पर नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की ओर से शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी गई है। आप जानते ही होंगे इन दिनों आम आदमी पार्टी कई मामलों को लेकर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इसमें एक पुराने मामले का नया अपडेट सामने आ रहा है, जहां पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेला जा रहा है। फरार होकर जो खेल खेल रहे हैं फरार अमानतुल्लाह खां और उसके बेटे के मामले में अब पुलिस उसके घर की कुर्की करने जा रही। तो समझिए, मुख्य लाइन यह है कि पुलिस उसके घर की कुर्की करने वाली है। इसी पर देखिए क्या है रिपोर्ट हमारे इस पैकेज के माध्यम से और मामले की गंभीरता को समझिएगा। एक और जहां आम आदमी पार्टी पहले से ही राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रही है, तो वहीं आप नेताओं पर इन दिनों लगातार बढ़ता कानूनी शिकंजा आम आदमी पार्टी की परेशानी का कारण बना हुआ है। एक और जहां अरविंद केजरीवाल जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं अब दूसरी ओर अपने बेटे के साथ फरार चल रहा आप विधायक अमानतुल्लाह खान भी अपने उल्टे दिन गिन रहा। नोएडा में पंप कर्मियों पर जानलेवा हमला, लूट का प्रयास और ST-SC समेत कई आरोपों में गिरफ्तारी से बच रहे दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर अब कानूनी शिकंजा कसने जा रहा है, जहां कोर्ट ने फरार चल रहे विधायक और उसके बेटे के घर को कुर्क करने का आदेश दिया। वहीं जिला कोर्ट से अंतरिम जमानत पर याचिका खारिज होने के बाद अमानतुल्लाह ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वास्तव में दिल्ली की ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे समेत अन्य लोगों के खिलाफ कोतवाली फेज 1 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिन लोगों पर आरोप है
कि सेक्टर 95 सहित शहीद रामेंद्र प्रताप सिंह के फिलिंग स्टेशन पर 7 मई की सुबह विधायक का बेटा अनस अपनी कार लेकर पहुंचा था। उसने लाइन में ना लगकर कहा कि आगे वाली गाड़ी को आगे बढ़ाकर मेरी गाड़ी में पहले तेल भर दो। इस पर सेल्समैन ने कहा कि आप लाइन में, बाद में आपकी गाड़ी में तेल भर दिया जाएगा। इस दौरान अनस और उसकी कार में बैठे अन्य लड़कों ने सेल्समैन से मारपीट की और इसके बाद अमानतुल्लाह खान खुद घटनास्थल पर पहुंचा और मैनेजर को धमकाने लगा। वहीं इस घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया, जहां इस मामले में पुलिस ने विधायक अमानतुल्लाह खान के मैनेजर इकरार अहमद को गिरफ्तार कर लिया। इकरार मूल रूप से जिला हापुड़ के सिंभावली का रहने वाला, जो वर्तमान में शाहीन बाग में रहता है। वहीं दूसरी ओर कोर्ट के आदेश के बावजूद अमानतुल्लाह अपने बेटे के साथ फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो इस पर हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो देख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगा। होनी चाहिए अमानतुल्लाह खान के घर की कुर्की। 94% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 6% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत यहां पर भी चाहती है अमानतुल्लाह खान के घर की कुर्की होनी चाहिए। जनमत में हमारी अगली खबर भी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है, जिसमें अब हम बात आप के नेता यानी अरविंद केजरीवाल की करेंगे, जो बहुत जल्द फिर से जेल की हवा खाते नजर आएंगे। लेकिन एक बार फिर से खुद को मुसीबत में घिरा देख अरविंद केजरीवाल ने अपनी वही पुरानी वीडियो पॉलिटिक्स यानी वीडियो पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, जिन्होंने आज फिर से एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। परसों मैं वापस तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इस बात का मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने, झुकाने और चुप कराने की कोशिश की, लेकिन ये लोग सफल नहीं हुए। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। इस दौरान और क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने, आपको सुनाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं। तो खबर आपने देखी, इस पर हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आप जान लीजिए। जेल जाते केजरीवाल ने शुरू कर दी वीडियो पॉलिटिक्स। 90% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 10% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो इसमें भी बहुमत जीतता है। बहुमत कहता है कि भाई हाँ, जेल जाते केजरीवाल ने शुरू कर दी वीडियो पॉलिटिक्स। जनमत में अब बात विपक्ष की गहरी साजिश की करते हैं। आपको बता दें, खुद को पत्रकार कहने वाली नीलू व्यास थॉमस ने इन दिनों कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिन्होंने दावा किया है कि बीजेपी विरोधी शक्तियों ने मतदान में धोखाधड़ी पाए जाने की स्थिति में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। ये हमारी प्रमुख स्टोरी, इसको ध्यान से सुनिएगा, जिससे चुनाव को अमान्य किया जा सके और कानूनी कार्रवाई की जाए। साफ शब्दों में कहा जाए तो इसका यह मतलब है कि विपक्ष लोकतंत्र के गौरवशाली उत्सव को स्वीकार नहीं करेगा। यानी अब लोकतंत्र में विश्वास करने के बजाय भीड़ का विरोध करने वाला और मॉब लिंचिंग का विरोध करने वाला समूह समाज को अराजकता के लिए उकसा रहा है। दरअसल ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि शाहीन बाग किसानों के आंदोलन, यहां तक कि राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों को देखें तो इसे एक नमूने के तौर पर देखा और समझा जा सकता है।
लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं विपक्ष ने पीएम मोदी को हराने के लिए इंडी गठबंधन बनाया था, लेकिन गठबंधन से कुछ दल जैसे नीतीश कुमार की जेडीयू, जयंत चौधरी की आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी जो है उससे गठबंधन से खुद को अलग कर लिया। टीएमसी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जबकि आप पंजाब में गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 200 से अधिक रैलियां और रोड शो आयोजित किए तथा 80 से अधिक मीडिया संस्थानों को साक्षात्कार भी दिए। ऐसे में अगर बीजेपी जीतती है तो क्या उसे बीजेपी की मेहनत नहीं माना जाना चाहिए? यही सवाल है हमारा। तो देखिए, विपक्ष ने तैयारी कर ली है कि भाई अब क्या करना है हारने के बाद। तो फिर ये आंखें खोल देने वाली खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई ऐसी शक्तियां जो हैं वो तैयार हो गई हैं कि भाई अगर हम लोग जीत नहीं पाए और बीजेपी जीत गई तो हमें क्या एक्शन प्लान अपना के रखना है। इंडी गठबंधन की बात करिए, विपक्ष की बात करिए, विपक्ष तैयार है। तो इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा। हमारा प्रश्न क्या था वो देख लीजिए। रची जा रही है लोकसभा चुनावों के खिलाफ साजिश। 93% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 93% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 7% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत यहां पर मान रहा है कि रची जा रही है चुनावी जो लोकसभा के खिलाफ षड्यंत्र। जनमत में अब बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां पानी की भारी कमी के बीच दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 1 महीने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति का अनुरोध किया है। आपको बता दें, इन दिनों दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी कमी है, जिनमें चाणक्यपुरी का संजय कैंप इलाका और गीता कॉलोनी इलाका भी शामिल है, जहां चिलचिलाती गर्मी में लोग कम से कम 1 बाल्टी पानी भरने की उम्मीद में लंबी कतारों में इंतजार करते हैं, क्योंकि टैंकर आते हैं और कॉलोनियों में बड़ी आबादी को पर्याप्त सेवा दिए बिना चले भी जाते हैं। ऐसे में दिल्ली में भयानक जल संकट सामने आया है, जब राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा है और न्यूनतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली के इसी जल संकट पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। एक और जहां इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली भीषण गर्मी में झुलस रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में पानी की किल्लत ने दिल्ली वासियों के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी कर दी है। जहां इन दिनों दिल्ली में भयानक जल संकट देखने को मिल रहा है और इस संकट का एकमात्र कारण आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं, जिसके तहत आप सरकार वर्तमान में दिल्ली को उचित पानी मुहैया कर पाने में असफल नजर आ रही है। दिल्ली में बढ़ती पानी की इन दिक्कतों को देखते हुए दिल्ली जल मंत्री आतिशी मार्लेना ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को आज एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अनुरोध करते हुए लिखा कि आप सुनिश्चित करें कि दिल्ली के लिए पानी का कुछ प्रावधान किया जाए, चाहे वह हरियाणा से हो या उत्तर प्रदेश से या किसी अन्य राज्य से, जो दिल्ली को पानी देने में सक्षम हो, ताकि दिल्ली के लोगों को परेशानी न हो। हम इस मुद्दे में आपके तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं। यह जरूरी है कि हरियाणा राज्य तुरंत दिल्ली के हिस्से का पानी यमुना नदी में छोड़े, ताकि पानी का स्तर 674.5 फीट के सामान्य स्तर पर आ जाए। अब एक और जहां आज जल मंत्री आतिशी केंद्र से निवेदन करती नजर आई, वहीं आज दिल्ली जल संकट के मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सचिवालय तक दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये बनावटी संकट बनाया है। झुलसती हुई गर्मी में दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बनावटी क्राइसिस क्रिएट करा है। वो जल बोर्ड जो 600 करोड़ के मुनाफे में था 2013 में, आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। जवाबदेही बनती है केजरीवाल सरकार। ये वो सरकार है जो हमेशा वचन देती थी मुफ्त पानी के, आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है।
झुलसती हुई गर्मी में दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बनावटी क्राइसिस क्रिएट करा है। दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा दे रहा है और लगातार दे रहा है, लेकिन ये इन लोगों का हालत वही है। इनका जो 53% पानी सिर्फ बर्बाद इसलिए होता है कि इनको रखरखाव नहीं कर सकते। दिल्ली पे 2000 रुपए का जुर्माना लगा रहे, जुर्माने नहीं लगा रहे, ये भ्रष्टाचार का एक और कारण बना रहे हैं। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, फर्जी टैंकर कागजों में चढ़ाए जाएंगे और उसके पैसे खाए जाएंगे। दिल्ली में पानी का संकट नहीं है, दिल्ली में कुप्रबंधन का संकट है, इनकी नीयत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने 2019 में कहा था कि 2024 तक में दिल्ली के हर नल से टूटी से पानी लागू होता है। कौन से पाइप, कौन से नल? झूठ बोलते हैं। हरियाणा का सारा आंकड़ा मेरे पास है, मैं साबित करके कह सकता हूँ, ये जाए कोर्ट में। सर, टैंकर माफिया का भी बड़ा लोग लगा रहे हैं, जनता परेशान है, काला पानी। अरविंद केजरीवाल का हर विधायक टैंकर माफिया के साथ मिलकर पानी बेच रहा है। जो पानी दिल्ली को फ्री मिलना चाहिए था, फ्री तो छोड़िए, ये पानी बेच के पैसा कमा रहे हैं, ये दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में जहां एक और भीषण गर्मी ने दिल्ली का बुरा हाल किया हुआ है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है, जो इन दिनों हर फ्रंट से घिरती नजर आ रही है। जहां ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली और दिल्ली सरकार की मुसीबतें आखिरकार कब खत्म होगी, या फिर दिल्ली सरकार का पतन ही दिल्ली को अव्यवस्था से बचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पोल से हमने प्रश्न पूछा आपसे, ट्विटर से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमने आपसे पूछा, दिल्ली जल संकट आपकी गलत नीतियों का नतीजा है? तो 89% लोगों ने, लगभग 90% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 10 से 11% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो 90% के करीब लोग हाँ मान रहे हैं, ये आपकी गलत नीतियों का नतीजा मान रहे हैं, और 10% के करीब मान रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुमत ये मान रहा है कि गलती है। जनमत में अब बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यानी आरबीआई की करते हैं, जिसने अब ब्रिटेन से अपना 100 टन, जी हां, करीब 1 लाख किलो सोना वापस मंगा लिया है। ये 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार है जब इतना अधिक सोना भारत के भंडार में वापस आया है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में जमा था। आरबीआई पिछले कुछ सालों में सोना खरीदने वाले केंद्रीय बैंकों में से एक है। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक के सोने के भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ा है। 100 टन सोने को भारत लाने के लिए महीनों की प्लानिंग की गई और फिर पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में वित्त मंत्रालय, आरबीआई और सरकार की अन्य विंग के साथ लोकल अथॉरिटीज शामिल रहीं। आरबीआई को सोना भारत में लाने के लिए सीमा शुल्क में छूट मिली है, लेकिन आयात पर लगने वाले इंटीग्रेटेड जीएसटी में कोई छूट नहीं दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टैक्स को राज्यों के साथ शेयर किया जाता है। गोल्ड लाने के लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। इस कदम से आरबीआई को कुछ स्टोरेज कॉस्ट बचाने में भी मदद मिलेगी, जिसका पेमेंट वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को करता था। तो ये महत्वपूर्ण खबर हमने बताई कि ब्रिटेन ने वापस किया, यानी ब्रिटेन से हम वापस लाए 100 टन सोना, और आरबीआई की मेहनत रंग लाई है और जीएसटी में नहीं मिली है कोई छूट, और स्टोरेज कॉस्ट बचाने में मदद भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करते हैं, जो 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में अपनी आखिरी चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में अंतर्ध्यान हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनावी समर में अपने गठबंधन को जीत दिलाने के लिए 206 रैलियों के अलावा दर्जनों रोड शो उन्होंने किए हैं। उन्होंने मीडिया को 80 के करीब इंटरव्यू दिए और अब आखिरी चरण के चुनाव से पहले वो अंतर्ध्यान हो गए हैं। ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं, 2019 में भी। चुनाव के आखिरी फेज और परिणाम आने से पहले वो केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाने के लिए गए थे और बम्पर जीत का आशीर्वाद लेकर लौटे थे। वहीं मोदी के अंतर्ध्यान होने को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, 2019 की तुलना में ज्यादा हंगामा कर रहा है। मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है और चुनाव आयोग में शिकायत की जा रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए।
लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में चुनावी शोर थम चुका है। कल आखिरी चरण की वोटिंग है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में 45 घंटे के लिए ध्यान साधना में बैठ गए हैं। ये वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कन्याकुमारी पहुंचकर सबसे पहले मां भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान कक्ष में ध्यान लगाने पहुंचे। पीएम की यह ध्यान साधना 1 जून की शाम तक चलेगी। दक्षिण भारत के पारंपरिक वेशभूषा में पीएम ने पूजा अर्चना की और गर्भगृह की परिक्रमा की। इतिहास में ये पहली बार है जब कोई देश का पीएम इस स्मारक में ठहर रहा है। लेकिन पीएम मोदी के इस ध्यान साधना पर विपक्ष हमलावर है और इसे स्टंट बता रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने 2019 चुनाव में उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ गुफा गए थे। पीएम मोदी देश में अब तक जहां-जहां दौरे पर पहुंचे वहां पर्यटन को जबरदस्त रफ्तार मिली है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक स्टंट बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और जनमत के अंत में अब बात करते हैं लव जिहाद की। आपको बता दें, देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जौनसार क्षेत्र में एक गांव से हिंदू युवती को जिहादी मुस्लिम युवक द्वारा भगा ले जाने का मामला एक बार फिर से सामने आया है। वहीं इस मामले पर आक्रोशित लोगों ने चकराता थाने में पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही दूसरी ओर हिंदू युवती के रिश्तेदारों ने थाने में आरोपी जिहादी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी की जो दबिश है वो भी दे रही है। आपको बता दें, हिंदू युवती के रिश्तेदारों ने अपनी शिकायत में बताया है उनकी 14 वर्षीय पुत्री क्षेत्र के एक विद्यालय में पढ़ती थी। वहीं चकराता के डाकरा मोहना निवासी आरोपी जिहादी साहिल खान मंगलवार शाम उनकी लड़की को भगा ले गया। रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि जिहादी साहिल काफी लंबे समय से हिंदू युवती का यौन शोषण कर रहा था। इसका पता चलने पर गुरुवार को रिश्तेदारों के साथ क्षेत्र के लोग चकराता थाने पहुंचे। घटना से आक्रोशित लोगों ने थाना परिसर में पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर जिहादी साहिल को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं अगर प्रशासन जल्द ही आरोपी जिहादी के ऊपर कार्रवाई नहीं करता तो पिछले साल पुरोला में हुआ मुस्लिम भगाओ देवभूमि बचाओ अभियान एक बार फिर से शुरू हो सकता है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कल एक जिहादी द्वारा हमारी जौनसार की बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी उसको यहाँ से भगाया गया और सुबह लोगों ने तत्परता दिखाते हुए हमारे राकेश भाई उत्तराखंडी ये भी आए हैं तो पुलिस ने कंप्लेन करी तो लड़की तो अभी वापस आ गई है, बाकी लड़का शायद पुलिस की कस्टडी में होगी। तो इस संबंध में भाई साहब ने आग्रह करा कि कल चकराता बाजार बंद होना चाहिए। ये भी हमारी बहन बेटी के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई इनका निजी कार्य नहीं है। तो इनकी बातों का सम्मान करते हुए हमने निर्णय लिया कि कल चकराता बाजार बंद रहेगा। तो इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में जनमत में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।